हर वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि n के टर्म्स में दे रखा हो, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग PMI का यूज करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 11th मैथ, जो हमारा चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसके इंट्रोडक्शन को। इन शॉर्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लोग PMI भी कहते हैं। ओके, तो PMI क्या होता है, मैथ में इसका काम क्या है, इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वो सब हम लोग इसी वीडियो में डील करेंगे। काफ़ी आसान है, काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं PMI के मीनिंग को। इसके मीनिंग को फील करने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये PMI होता क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। मैथ के घर में ना कई स्टेटमेंट होते हैं, मैथ में कई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग PMI का यूज करते हैं। यानी कि फिर से समझिए, PMI एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा स्पेसिफिक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं कि वो स्टेटमेंट सच में सही है भी या फिर नहीं। PMI एक ऐसा मेथड हो गया जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने का काम करते हैं, प्रूफ करने का काम करते हैं कि वो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दिया गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो सही है या फिर नहीं। कैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यहां जरा फील कीजिए, कैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। लेट्स से अगर आपको बोले 1 + 2 + 3 + 4 तो आप आसानी से बता दोगे काउंट करके। अच्छा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1, अच्छी तो 10 हो गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, आराम से बता दे रहे हैं। लेकिन अगर पूछे 1 + 2 + 3 प्लस से चलते 50 तक के सम जरा बताइए, तो 1 से 50 तक के सम कितने होंगे। तब उतना टाइम तो है नहीं अपने पास कि सारे नंबर्स को बारी बारी से ऐड करते चलेंगे। तब उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे चलते nth तक का, यानी कि n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर बैठे हो, चाहे वो 50 तक के सम पूछे, 100 तक के सम पूछे, लाख तक का सम पूछे, डजेंट मैटर, आसानी से कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, n × n + 1/2 करते हैं। यानी कि अगर आपको 50 तक के सम पूछे होंगे तो 50 × 50 + 1/2, 100 तक का सम पूछेगा तो 100 × 100 + 1/2। अब हम लोग को क्या करना होगा ना, ये इससे क्या हो गया, पता चल गया कि अब हम लोग को बारी बारी ऐड करने का जरूरत नहीं है, बारी बारी ऐड करने का जरूरत नहीं है। आराम से ये जो मेरा फॉर्मूला है, इस पे n का वैल्यू अगर 50 तक का पूछा है तो 50 × 50 + 1 बैठाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना n के टर्म में, ये मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि आप 1 से लेके n तक के कोई भी नंबर, n जहां पे मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है गाइस, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर, तो n यहां पे पॉजिटिव इंटीजर है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तक के सम को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो ये मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये कह रहा है। ठीक, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट सच में सही है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग ऐसा तो नहीं कि बारी बारी से सारे नेचुरल नंबर फील रखते जाएंगे और चेक करेंगे। पहले 100 तक चेक किए, फिर 101, फिर 110 तक, 102 तक कि सबका सही आ रहा है या नहीं। उतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट्स हैं। सारे वैल्यूज रख के चेक कर पाना कि सच में मेरा सही आ रहा है वैल्यू कि नहीं आ रहा है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मदद लेते हैं PMI का। तो PMI के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये स्टेटमेंट सच में सही है या फिर गलत है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग PMI का मदद लेते हैं। तो हम लोग को इतना तो अभी तक आइडिया मिल गया कि PMI एक ऐसा स्पेसिफिक टेक्निक है गाइस, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में भी वो भी वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि n के टर्म में दे रखा हो। ध्यान रखना, हर वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि n के टर्म्स में दे रखा हो, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग PMI का यूज करते हैं। ठीक है, तो PMI क्या हो गया, एक मेरा टेक्निक हो गया, एक स्पेसिफिक टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं या फिर वेरीफाई करते हैं। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और मेरा वो स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारे नंबर्स को पुट करते जाएंगे, उतना टाइम नहीं है अपने पास गाइस।
ठीक है, सारे नंबर्स को पुट नहीं करते, इसमें बस 2-3 चंद स्टेप्स होते हैं, 2-3 स्टेप्स होते हैं, बस वो स्टेप्स को फॉलो करना है और वो मेरा स्टेटमेंट सच में सही है या नहीं वो हम लोग को मालूम चल जाएगा। अब वो स्टेप्स क्या है जरा उसको फील कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग किया हुआ है सुंदर सा, ठीक है, इसको जरा समझना, सुंदर सा, ओके। इसको फील करना कि ये ना टाइल्स रखा हुआ है, एक के बाद एक टाइल्स, एक के बाद एक टाइल्स रखा हुआ है, ठीक है, एक के बाद एक टाइल्स रखे हुए हैं और ये टाइल्स का अरेंजमेंट ऑर्डर कुछ इस प्रकार है गाइस कि अगर आप एक टाइल्स को ऐसे टप से गिराओगे ना तो सारे टाइल्स टप 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 करके सारे के सारे गिर जाएंगे। पहले को गिराओगे, पहला वाला दूसरा का, दूसरा वाला तीसरा को, तीसरा वाला चौथा को, चौथा वाला पांचवा को, इस तरह करके सारे टाइल्स जो भी सीरीज में रखे हैं सारे के सारे गिर जाएंगे। ये कुछ इस टर्म्स में रखे हुए हैं, इनका अरेंजमेंट ही कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट वाला सेकंड को, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, फोर्थ वाला फिफ्थ को, फिफ्थ वाला सिक्स को, सिक्स वाला सेवंथ को, सेवंथ वाला एट्थ को, एट्थ वाला नाइन्थ को, नाइन्थ वाला 10 को, ऐसे चलते चलते nth तक का गिर जाएगा। और n वाला किसको गिराएगा, n+1 वाला, n+1 वाला किसको गिराएगा, n+2 वाले टर्म्स को, ठीक है। तो ये सारे के सारे गिर जाएंगे, कुछ इस प्रकार से ये रखे हुए हैं। इस इफेक्ट को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इफेक्ट दे रहे हैं और वो इफेक्ट प्रोपोगेट हो रहा है। वो इफेक्ट क्या हो रहा है, आगे प्रोसीड करता हुआ, ट्रांसफर करता हुआ सारे के सारे टाइल्स पर पड़ रहा है। हम पहले वाले को गिरा रहे, सारे को नहीं गिरा रहे, पहले को गिराएं, जो इफेक्ट यहाँ पे हुआ वो सारा का वो इफेक्ट सारे टाइल्स में क्या हो गया, ट्रांसफर होता चला गया। ऐसे इफेक्ट को गाइज हम लोग, ऐसे इफेक्ट को डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। डोमिनोज इफेक्ट, डोमिनोज इफेक्ट। ये डोमिनोज पिज्जा वाला डोमिनोज नहीं, ओके, इसको हम लोग डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट में क्या होता है, एक टाइल्स गिरा या फिर ऐसे पत्ते भी रखे होते हैं, एक पत्ता गिरा और इसके आगे जितने भी पत्ते रखे होते हैं वो सारा का सारा गिर जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, अपना हर पत्ता या फिर हर टाइल्स अपने बाद वाले टाइल्स को गिराता चला जाता है, हर टाइल्स अपने बाद वाले टाइल्स को गिराता चला जाता है। ऐसे इफेक्ट को हम लोग डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा दो चीज हो रहा है, एक तो पहला वाला गिर रहा है और उसके फिर बाद वाला गिर रहा है, यही तो हो रहा है सारा में। पहला वाला गिरेगा, बाद वाला गिरेगा, और इसको अगर पहला माने तो उसका बाद वाला गिरेगा, अगर इसको पहला माने तो उसके बाद वाला गिरेगा, यानी कि धीरे धीरे करके ये सारा गिर जाएगा। आप जरा यहां देखिए, वही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट टाइल फॉल्स, फर्स्ट टाइल फॉल्स यानी कि पहला वाला गिरा, ठीक है, ऐसे करके टप से गिराएं। इन द इवेंट दैट एनी टाइल फॉल्स द सक्सेसर नेसेसरली फॉल्स। और इस इवेंट में कोई भी एक टाइल्स अगर गिरता है तो उसका सक्सेसर, उसके बाद वाला डेफिनेटली गिरेगा गाइस। इस डोमिनो इफेक्ट में होता क्या है, अगर कोई भी टाइल्स गिरता है तो उसके बाद वाला डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। अब समझिए, डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। अब लेट से अगर माने यहां पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइल्स रखे हो, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइल्स, यानी कि हमको एंड दिख ही नहीं रहा है, हम लोग को बिगिनिंग दिख रहा है कि हाँ यहां से स्टार्ट है, लेकिन एंड दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, हमको एंड नहीं दिख रहा है, और लेकिन हमको इंश्योर करना है कि यहाँ पे डोमिनोज इफेक्ट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर तो इंश्योर क्या करें कि हम यहाँ पे से टप से गिरा है, धीरे धीरे करते गिरते गिरते सारा का सारा गिर गया, हाँ चलो यहाँ डोमिनो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइल्स रखे होंगे तब वहां पे कैसे इंश्योर करेंगे, चेक करेंगे कि वहां पे भी डोमिनोज इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो पहला वाला गिराएंगे तभी तो बाद वाला गिरेगा, पहला वाला नहीं गिराएंगे तो फिर कैसे आगे गिरेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट टाइल्स या फिर फर्स्ट जो भी पत्ते रखे होंगे या फिर कार्ड रखे होंगे वो गिरेगा। पहला वाला गिरा, फिर हम लोग रैंडमली इस पूरे सीरीज में से कोई भी एक टाइल्स को चेक करेंगे, कोई भी एक टाइल। लेट्स से ये वाला टाइल्स दी, मान लेते हैं ये केथ टर्म वाला टाइल्स है, ठीक है, कोई केथ टर्म वाला चेक करेंगे, क्या वो गिरा, क्या करेंगे, पहला वाला गिराएंगे, फिर उसके बाद रैंडमली कोई भी टाइल्स उठाएंगे और चेक करेंगे वो गिरा क्या। अगर वो गिरता है फिर हम लोग चेक करेंगे जस्ट उसके बाद वाला, जस्ट उसके बाद वाला, इट मीन ये अगर के है तो ये k+1th वाला टर्म हो जाएगा ना, k+1th टर्म वाला। क्या k+1th टर्म वाला गिरा क्या, बस यही 3 स्टेप। एक तो पहला गिराएंगे, फिर ऐसे रैंडमली कोई भी kth टर्म का टाइल उठाएंगे और चेक करेंगे वो गिरा क्या। अगर वो गिर जाता है तो फिर हम लोग को चेक करना है कि जस्ट उसके बाद वाला टाइल्स
गिरा क्या। इससे हम लोग इंश्योर हो जाएंगे कि हर टाइल्स अपने बाद वाले टाइल्स को क्या कर रहा है, गिरा रहा है। हर टाइल अपने बाद वाले टाइल्स को गिरा रहा है। इट मीन कि यहाँ पे डोमिनोज इफेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइज। यानी कि एक टप से गिरेगा, टप 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 करके सारा का सारा गिर जाएगा। इसे ही डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। और इंश्योर होने के लिए कि सच में यहाँ पे डोमिनोज इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए चंद स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, मात्र 3 स्टेप। एक तो पहला वाला गिराना है, पहला वाला नहीं गिरेगा तो फिर बाकी कैसे गिरेगा, ये तो मस्ट है। उसके बाद रेंडमली कोई भी केथ टर्म वाला चेक करना है, वो गिरा क्या। अगर वो गिरा तो ठीक, तब तो आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं गिरा तो हाँ, डोमिनो इफेक्ट नहीं हो रहा है, बस आगे तब जाना ही नहीं है चेक करने के लिए। अगर केथ वाला गिरता है तो जस्ट उसके बाद वाला k+1 टर्म वाला चेक करेंगे, वो गिरा क्या। अगर वो भी गिरा, इट मीन कि हम इंश्योर हो गए कि हर टाइल्स अपने बाद वाले टाइल्स को क्या कर रहा है, गिरा रहा है। हर टाइल्स अपने बाद वाले टाइल्स को गिरा रहा है, इट मीन कि यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट हो रहा है। सेम यही प्रोसीजर, सेम यही स्टेप्स हमें पीएमआई में भी यूज करने हैं। ऐसे दिए गए एन टर्म्स के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, एन टर्म्स में जो भी स्टेटमेंट दे रखे होंगे उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग सेम यही स्टेप्स का यूज करेंगे। और इन स्टेप्स का कलेक्शन ही मेरा पीएमआई कहलाता है गाइस। इन स्टेप्स का कलेक्शन ही हमारा पीएमआई कहलाता है। इन्हीं स्पेसिफिक टेक्निक का यूज करके हम लोग स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। और यही स्पेसिफिक टेक्निक मेरा क्या है, पीएमआई। अभी हम लोग यहां तक तो आइडिया अब हम लोग को हो गया कि भाई पीएमआई है क्या, ठीक, और पीएमआई में होता क्या है, कैसे होता है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। इस स्टेटमेंट को मैं अभी प्रूफ करूंगा कि सच में ये स्टेटमेंट एन के लिए दिए, एन, ये जो एन है मेरा नेचुरल नंबर के लिए है ना, क्या ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है या फिर नहीं। पीएमआई की मदद से, बाय यूजिंग पीएमआई हम चेक करने वाले हैं कि ये दिया गया स्टेटमेंट सच में सही है या फिर ऐसे ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी हम लोग इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ सच में ये स्टेटमेंट कैसा है। और सेम यही स्टेप्स का यूज करेंगे, सेम यही प्रोसीजर रहेगा। बस आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि हम कैसे स्टेप्स को अप्लाई कर रहे हैं। उन स्टेप्स को उस क्वेश्चन में, पीएमआई पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सब में यही सेम स्टेप्स यूज होंगे। बस अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, टेक्निक है, उसको फील करना है, बस उसको समझ लिए तो पीएमआई आपके मुट्ठी में। बोले तो पीएमआई बहुत छोटा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन में ही इतना, इस वीडियो में आप पूरे पीएमआई सीख लोगे। बाकी बचा क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तो मैं कराऊंगा ही। तो अभी अगर आपको ये नोट करना है तो जरा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके। इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे पीएमआई की मदद से। जल्दी चलिए, अब हम लोग पीएमआई के थ्रू इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने का काम करते, प्रूफ करने का काम करते कि वो जो स्पेसिफिक टेक्निक है, उस टेक्निक को, उस स्टेप्स को कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं। और यही सेम स्टेप्स ना सारे पीएमआई के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस में सेम ही प्रोसीजर, सेम ही स्टेप्स यूज होने वाले, तो इसको ध्यान से देखना। और पीएमआई में आपको बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, एक इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, और तीसरा डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। बस यही 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पूरे एमआई के सिलेबस में। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे मेरा एलएचएस को आरएचएस की इक्वल प्रूफ करना होता है। इनइक्वालिटी और डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करना है। हालांकि तीनों तरह के क्वेश्चन को डील करने का जो मेरा प्रोसीजर है, स्टेप से सेम ही होने वाला है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखा है, इल्यूस्ट्रेशन, इसको देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब एग्जाम्पल होता है। ओके, प्रूव दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे चलते चलते n तक के सम होते हैं n × n + 1/2। ये सच में होता है कि नहीं, ये हम लोग को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो ठीक है, करते हैं। पहले तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसको स्टेटमेंट के टर्म में हमको लिख देना है। तो स्टेटमेंट के टर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे P of n, ये एक स्टेटमेंट को बता रहा है। सच डैट सेम टू सेम उतार देना है यहाँ पे, 1 + 2 + 3
प्लस ऐसे चलते चलते n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट। P ऑफ n मेरा क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग को प्रूफ करना है कि ये सच में सही है कि नहीं n के हर नेचुरल नंबर के लिए। n जो है मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो अब आ रहा है मेरा पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 हम क्या बताए थे, स्टेप 1 में पहला वाला कार्ड गिरता है, ये फर्स्ट वाला कार्ड गिरता था। तो स्टेप नंबर 1 में P ऑफ 1 कहने का मतलब क्या हुआ, P ऑफ 1 कहने का मतलब क्या हो गया, अभी समझते हैं। P ऑफ 1 कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग को पहले तो पहला वाला कार्ड गिराना होता था, जिसको ऐसे लिखिए। तो सबसे पहले तो हमको पहला वाला कार्ड गिराना है, यानी कि स्टेप 1 में मेरा होगा टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू, यानी कि पहला वाला कार्ड गिरेगा तभी तो अगला गिरेगा ना। तो सबसे पहले तो P ऑफ 1 मेरा सही होना चाहिए, यानी कि गिरना चाहिए। तो हम लोग को P ऑफ 1 प्रूफ करना है। P ऑफ 1 कहने का मतलब होता है सच डैट LHS वाले पार्ट और RHS वाले पार्ट के लिए P ऑफ 1 का डेफिनेशन अलग अलग होता है। यहाँ पे LHS वाले पार्ट के लिए P ऑफ 1 कहने का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, अगर 2 रहता तो सेकेंड टर्म, 3 रहता तो थर्ड टर्म, 1 है इट मीन की फर्स्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को बता रहा है P ऑफ 1, लेकिन RHS वाले पार्ट के लिए वो n का वैल्यू है। RHS वाले पार्ट के लिए वो n का वैल्यू है। यहाँ पे n की जगह पे इस 1 को पुट करना है, n के जगह पे लिखे है ना, मेरा P ऑफ n के टर्म में था, n के जगह पे लिखे हैं, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 को पुट करना है और फिर सॉल्व कर लेना है। LHS वाले पार्ट के लिए मेरे टर्म को बताएगा और RHS वाले पार्ट के लिए उस n के वैल्यू को बताएगा। क्लियर है गाइस? अब देखिए, तो P ऑफ 1 यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म मेरा क्या दे रखा है, तो हमको ये सही करना है, प्रूफ करना है। फर्स्ट टर्म मेरा 1 दे रखा है और RHS वाला पार्ट में क्या दे रखा है, n इंटू n प्लस 1। तो 1 की यहाँ पे n की जगह पे 1 इंटू 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होता है 2, 2 इंटू 1 होता है 2, 2/2 और 2/2 मेरा 1 होता है, 2/2 मेरा 1 होता है। तो LHS और RHS इक्वल है, प्रूफ हो गया, यानी कि पहला वाला कार्ड गिर चुका है, पहला वाला कार्ड गिर चुका है गाइस। तो ये तो सही हो गया, डैट इज लिख देना है, डैट इज ट्रू, यानी कि LHS RHS इक्वल है पहले वाले कार्ड के लिए, यानी कि पहला वाला कार्ड अभी गिर चुका है। अब मेरा सेकेंड स्टेप, और ये जो मेरा पहला वाला स्टेप है ना, पहला वाला स्टेप, इसको हम लोग बेस स्टेप कहते हैं, बेस स्टेप कहते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, जो ब्लू लाइन से हम लिखे ये आपको लिखना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि पहला वाला जो स्टेप है उसको हम लोग बेस स्टेप कहते हैं। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या बताए थे कि कोई भी रैंडमली एक कार्ड चुनना है kth टर्म वाला और देखना है कि kth टर्म वाला कार्ड गिरा क्या, तो वो गिरेगा तभी तो आगे सारा गिरेगा ना। तो आगे स्टेप 2 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये स्टेप आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है। स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, k को तो गिराना है, तो इसको हम लोग को प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पे लिखना है P ऑफ k, ये जो pk लिखे, P ऑफ k इज ट्रू, यानी कि इसको मान लिए कि P ऑफ k जो यानी कि kth टर्म वाला जो कार्ड है वो गिरा है, kth टर्म वाला कार्ड गिरा है, इसको हम लोग मान लिए। पहला में प्रूफ कर लिए, दूसरा में माने कि P ऑफ k इज ट्रू। तो P ऑफ k यानी कि pk कहने का मतलब, pk आमिर खान वाला नहीं, तो P ऑफ k कहने का मतलब क्या हो गया, n के जगह पे k हम बोले थे LHS के लिए टर्म का काम करेगा, kth टर्म का RHS के लिए n का वैल्यू होगा k, तो P ऑफ k सही है भैया। तो k हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे 1, kth टर्म तक जाते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे जाते जाते kth टर्म तक जाएगा, और इसको इक्वल टू दे रखा है n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि n की जगह पे k रख देंगे, k इंटू k प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर है गाइज। सबसे पहले बेस स्टेप जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, उसमें हम लोग को P ऑफ 1 प्रूफ करना होता है, जो कि प्रूफ हो गया। स्टेप 2 में हम लोग को मान लेना है कि P ऑफ k मेरा सही है, यानी कि kth टर्म वाला कार्ड गिर रहा है, ये हम लोग को मान लेना है। और इस स्टेप नंबर 2 को हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। कौन सा स्टेप? इंडक्टिव स्टेप।
ये लिखना नहीं है, ब्लू वाला पेन से जो लिखे वो आपको नहीं लिखना, ब्लैक वाला जो कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है, उस पर फोकस करना है। इसको इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, बस मान लेना, क्योंकि यहाँ से इंड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाला गिरा तो अगला वाला तो गिरेगा, अगर सच में वहाँ पे डोमेन इफेक्ट हो रहा होगा तो यानी कि अब इसके बाद जो मेरा थर्ड स्टेप था वो क्या था, के प्लस 1th वाला कार्ड को देखना है कि वो गिरा क्या। अगर के गिरा है और अगर के प्लस 1 भी गिरा है, इट मीन कि डोमेन इफेक्ट हो रहा है, हर कार्ड अपने बाद वाले कार्ड को गिरा रहा है। तो के प्लस 1, तो यहाँ पे स्टेप नंबर जो मेरा 3 है, कुछ लोग इसे स्टेप 2 में भी कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन स्टेप 3 में करना एक सफिशिएंट थोड़ा होता है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, टू प्रूव वही स्टेप 3 में क्या, स्टेप 3 लिखते नहीं है, बस ये सारा चीज़ लिख देते हैं। तो स्टेप नंबर 3 मेरा 3, चूंकि यहाँ पे स्टेप फॉलो करते हैं तो 3 स्टेप लिख देना सही रहता है। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो K प्लस 1 के लिए सही है कि नहीं। P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, एक बात, और ये ट्रू तो तभी होगा ना जब मेरा K वाला टर्म के लिए सही होगा। ये तो तभी गिरेगा ना जब kth टर्म वाला कार्ड गिरेगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा WHENEVER whenever P of K is true, whenever P of K is true, यानी कि P of K सही होगा तभी P of K प्लस 1 सही होगा। kth वाला गिरेगा तभी kth प्लस 1th टर्म वाला कार्ड गिरेगा, ये तो हम लोग को मालूम है। तो अब हमको ये वाला चीज प्रूफ करना है, तो लिखिए P ऑफ K प्लस 1 सच डैट, एन के जगह पे रख देंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते चलते K प्लस 1th टर्म तक जाएगा, K प्लस 1th टर्म तक गया ये, और इज इक्वल टू K प्लस 1 इंटू K प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 पहले से है, बाय 2। ये वाला तो बात बन गया भैया। अब यहाँ देखिए K प्लस 1 इसको K प्लस 2 कर सकते हैं हम, 1 प्लस 1 2, ठीक है, इसको 2 लिख देते हैं, ठीक। P ऑफ K प्लस 1 लिख दिए, ये मेरा LHS पार्ट, RHS पार्ट, यही तो प्रूफ करना है। P ऑफ 1 में तो LHS और RHS को इक्वल किए थे, सिमिलर यहाँ पर भी LHS को हमको RHS के इक्वल करना है गाइस। तो आगे हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, अब जरा फील कीजिएगा। तो LHS में मेरा लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते चलते, अगर kth टर्म तक देखे तो K ये होगा, kth टर्म का ये हो गया, kth टर्म में तो यही तो देखे थे ना हम लोग, और K प्लस 1 तो जस्ट इसके बाद वाला, K प्लस 1 जस्ट इसके बाद बैठा होगा, यहाँ तक क्लियर है। और ये इक्वल हो गया मेरा K प्लस 1 इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 बाय 2K, यहाँ तक क्लियर है। ये मेरा kth टर्म तक और जस्ट इसके बाद K प्लस 1, तो यहाँ तक का सम मेरा इतना है। और यहाँ पर से हमको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम लोग LHS लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, LHS। आप अगर गौर फरमाइएगा ध्यान से, तो ये यहाँ तक का जो टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते चलते kth तक का सम हम लोग को मालूम है कि वो होता है K इंटू K प्लस 1 बाई 2, है ना। ये तो हम लोग पहले ही K प्लस P ऑफ K मेरा सही था, तो उसके लिए मैंने प्रूफ किया हुआ था K इंटू K प्लस 1 बाई 2। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं K इंटू K प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर K प्लस 1 अवेलेबल है, इसी को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए K प्लस 1 दोनों में है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं K प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा K बाई 2 प्लस 1। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा ये वाला टर्म, और यही मेरा हो गया K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 बाई 2, दैट इज RHS। K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 बाई 2 ही तो प्रूफ करना था गाइज, K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 ही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। यानी कि P ऑफ K प्लस 1 भी सही है, और अगर ये 3 स्टेप वेरीफाई हो जाते हैं, इट मीन कि यहाँ पे डोमेन इफेक्ट हो रहा है। ये स्टेटमेंट मेरा
एकदम सही है, एग्जैक्टली राइट है, करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है ये 1 + 2 + 3 प्लस चलते चलते nth = n × n + 1/2, ये स्टेटमेंट मेरा सही है। तो चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लास्ट में एंड में आपको एक थोड़ा सा लिखना होगा कि हेंस बाय PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन by principle of mathematical induction that mean PMI, इसके मदद से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि P of n जो है मेरा सही है। by using principle या फिर by principle of mathematical induction P of n is true, P of n is true for all natural number, for all natural number, यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ डेट फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही है। और 3 स्टेप्स यूज करने थे, तीनों स्टेप के थ्रू मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सही है, वो वेरीफाइड है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेम यही प्रोसीजर, सेम यही स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करने, चाहे वो इनइक्वलिटी बेस्ड हो, चाहे वो आइडेंटिटी बेस्ड हो या फिर डिविजिबिलिटी बेस्ड हो। ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड है, एकदम डिट्टो यही पैटर्न रहेगा सारे क्वेश्चन का, इसी तरह से सॉल्व करने हैं। और आता है अब एक बच गया मेरा इनइक्वलिटी बेस्ड और डिविजिबिलिटी बेस्ड, उसको भी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो फिर से एक बार ओवरव्यू मैंने फाइनल टच दे देते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है बाय यूजिंग PMI, हालांकि गाइस हालांकि इस स्टेटमेंट को जरूरी नहीं PMI से ही हम लोग सॉल्व, और भी बाइनोमियल हो गया थ्योरम और फिर सीक्वेंस के मदद से भी हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इन दिस गिवन चैप्टर हम लोग को PMI का यूज करते हुए स्टेटमेंट को सही साबित करना है। ओके, PMI का यूज करते हुए तो सबसे पहले हम लोग जो स्टेटमेंट दे रखा होगा उसको P of n के टर्म में लिखेंगे। P of n इट मीन कि ये स्टेटमेंट है P of n सच डेट 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे जाते जाते n तक का सम जो होता है n × n + 1/2, ये हम लोग को क्वेश्चन से गिवन था और इसी को प्रूफ करना है कि ये मेरा सच में सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो बेस स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 1, तो हम लोग को चेक करना है कि 1 वाला गिरा कि नहीं। तो पहला गिरेगा तभी तो गिरेगा सारा, तो पहले वाले के लिए हम लोग को प्रूफ करना होगा। टू प्रूफ P of 1 इज ट्रू, तो P of 1 निकाल देंगे। और बताए थे LHS वाले पार्ट के लिए वो जो n का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, n की जगह पे 1, LHS वाले पार्ट के लिए वो टर्म का काम करेगा। टर्म का फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो फर्स्ट टर्म, 2 है तो सेकेंड टर्म, और RHS वाले पार्ट के लिए वो तो n का वैल्यू का काम करेगा। पुट करना है, सॉल्व करना है, और मैंने प्रूफ कर दिया कि P of 1 ट्रू है। और एक बात, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर एनी नेचुरल नंबर दे रखा था। अगर ऐसा दे रखा होता एनी नेचुरल नंबर दैट इज n बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि वो जो नेचुरल नंबर है वो 2 के इक्वल और 2 से जितने भी बड़े हैं सबके लिए सही है। 2 के इक्वल और 2 से जितने भी बड़े हैं सबके लिए सही है। तब तो हमको वही 1 के लिए प्रूफ नहीं करना है, बोल रहा है 2 के लिए और 2 से जितने भी आगे जितने नेचुरल नंबर है सबके लिए, तो 1 के लिए प्रूफ नहीं करना है। तो मेरा जो बेस स्टेप रहेगा ना वो मेरा फर्स्ट वाला यहाँ P of 1 नहीं बल्कि P of 2 बन जाएगा। तो हमको फर्स्ट कार्ड नहीं गिराना है, सेकंड कार्ड को पुश करना है, सेकंड कार्ड को ऐसे क्लिक करना है, टप टप करके तब गिरेगा, वो चेक करना है। अगर n की जगह पे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा 4 ही दे रखा होता, 5 ही दे रखा होता, तो उस केस में हमको मेरा जो बेस स्टेप रहेगा वो मेरा 1 नहीं मेरा 4 बनेगा, क्योंकि लीस्ट वैल्यू 4 है और ग्रेटेस्ट तो 4 के बाद 5, 7, 6, ये सब हम लोग को 5, 6, 7 प्रूफ करने हैं। तो लिस्ट वैल्यू पे पहले सबसे छोटा वैल्यू पे चेक करते हैं। यहाँ पे तो नहीं दे रखा था ना, यहाँ पे बोला था एनी नेचुरल नंबर, 1 भी हो सकता है 2 भी, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए हम लोग को प्रूफ करने हैं। सबसे पहले छोटा वाला करेंगे, फिर रैंडमली कोई एक हम लोग चूज करते थे। तो अगर ऐसा वाला कंडीशन दे रखेगा तो हम लोग को 4 से करेंगे, ये हम लोग को आइडिया मिल गया, ठीक है। तो घबराना नहीं उसे भी, यानी कि बेस स्टेप ये नहीं कहता कि P of 1 को ही पहले प्रूफ करना है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो मेरा n का वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ठीक है, 1 से 2 से 3 से, तो उसको देखते हुए करना है। तो यहाँ पे एनी नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले छोटा वाला वैल्यू 1 के लिए हम लोग प्रूफ कर दिए। देन मेरा सेकंड स्टेप होता था कोई kth टर्म के लिए, तो कोई भी kth रैंडमली टर्म के लिए हम लोग स्टेप 2, जिसको कि इंडक्टिव स्टेप कहते हैं,
तो P ऑफ K इज ट्रू, ये हम लोग को मानना है, प्रूफ नहीं कर रहे, ये हम लोग को मानना है। P ऑफ K इज ट्रू मान करके ये स्टेटमेंट मैंने बना लिया, और इस स्टेटमेंट के थ्रू अब हम लोग को इसकी बाद वाला जो कार्ड है K+1th टर्म वाला, उसको प्रूफ करना है। इसको प्रूव करना है, इसको मानना है, और इस माने गए स्टेटमेंट की मदद से हमको K+1th टर्म वाला स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। फिर टू प्रूव P ऑफ K+1 इज ट्रू व्हेनेवर P ऑफ K इज ट्रू, जब P ऑफ K सही होगा तभी तो P ऑफ K+1 ट्रू होगा ना। अगर K वाला कार्ड गिरेगा ही नहीं तो K+1th वाला कार्ड क्यों गिरेगा गाइस? अगर ये सही है तभी तो वो सही होगा, होने का चांस है, होगा नहीं, होने का चांस है। अगर यही सही नहीं हुआ तब आगे जाएंगे ही नहीं हम लोग ना। अगर पहले में ही नहीं सही हुआ, P ऑफ 1 ही अगर प्रूफ नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ LHS RHS, तो आगे बढ़ेंगे नहीं, यहीं पे रुक जाएंगे, सब बोल देंगे कि यहाँ पे ये प्रूफ नहीं हुई, ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट नहीं है, गलत है। फिर P ऑफ K+1 हम लोग को प्रूफ करना है। सिमिलर तरीके से ऐसे पुट करेंगे, n के वैल्यू पे K+1th टर्म तक लिखेंगे और इसका सम यहाँ पे n का वैल्यू पे पुट करके निकाल लेंगे, और इसको हम लोग को LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने इसको कैसे किया, 1 + 2 + 3 करके Kth टर्म तक का यहाँ पे मैंने पहले से रखा हुआ था ना, K+1 है यहाँ पे, तो जैसे इसके पहले K बैठा होगा कि नहीं, तो K और K+1 इसका हमने निकाल लिया है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया, यहाँ तक का वैल्यू पहले से पता था, और ये मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करके ने RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव प्रूव्ड दैट P of n is true for all natural number, for any natural number, सारे नेचुरल नंबर के लिए जो मेरा स्टेटमेंट है वो सही हो गया। तो सेम यही प्रोसीजर सारे PMI पे बेस्ड क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 और बचा है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट कीजिए, और 1-2 बार इसको खुद से करने का ट्राई करना है, क्योंकि मैथ करने का चीज़ होता है, बोलने का देखने का नहीं, बोलने और देखने से नहीं चलेगा। ओके, तो मैथ करने का चीज़, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू।